हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। आज का अपना टॉपिक रहेगा विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट। और इस यूनिट में आए हुए उन सभी सवालों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं जो आरपीएससी ने ग्रेड फर्स्ट के एग्ज़ाम में अब तक पूछे हैं। और हाँ, ये टॉपिक सेकंड ग्रेड वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक बात का ध्यान रखना है, आपके कोर्स में पोटेंशियोमीटर मतलब विभव मापी नहीं है, तो आज अपन विभव मापी के 2 सवाल सोल्व करेंगे। ये लगभग अपन 15 सवालों के आसपास सोल्व करने वाले हैं, जिनमें 2 सवाल विभव मापी पोटेंशियोमीटर को लेकर के आ रहे हैं। बस वो सवाल आपके लिए नहीं है, बाकी सारे सवाल आपके कोर्स में भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो इन सवालों को नोट भी करना है। ठीक, आओ देखो इस सवाल को। देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2011 में पूछा जा चुका है। सवाल क्या है, पढ़िए एक बार। 6 लेड एसिड संचायक सेलों को, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है, के संयोजन से एक बैटरी बनाई जाती है। इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोध, जो इसके साथ श्रेणी क्रम में संबद्ध है, में धारा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। बैटरी से ली गई धारा व इसकी टर्मिनल वोल्टता का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। यह सवाल सेलों के श्रेणी संयोजन को लेकर के पूछा गया है। जहां अपन सेलों का संयोजन पढ़ते हैं, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन को लेकर के पूछा गया है। सेलों की संख्या 6 है। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल दे रखा है, प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, और फिर इस संयोजन को बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर मतलब 8.5 ओम से जोड़कर धारा प्राप्त की जाती है। तो बैटरी से निकलने वाली धारा और टर्मिनल वोल्टेज का मान अपन से पूछ रहा है। आओ देखो, मैं समझाता हूं। इसे आप कुछ यूं समझिए, 6 सेलों से बनी एक बैटरी, इसे आप यूं समझिए, एक सेल, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। n बराबर 6 सेल हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है। तो आंतरिक प्रतिरोध 0.015 ओम है, और इस संयोजन को एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दिया जाता है जिसकी वैल्यू है 8.5 ओम। तो हमसे पूछ रहा है कि बैटरी से निकलने वाली धारा कितनी होगी और टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होगा। तो सुनो, बैटरी से निकलने वाली धारा आई अपन को बताना है, और टर्मिनल वोल्टेज मतलब बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में विभव का अंतर कितना होगा, विभवांतर कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज कितनी होगी। वास्तव में टर्मिनल वोल्टेज V इक्वल टू आई आर, ये लेकर के आप टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। तो पहले अपन को करंट फाइंड करनी है, R यहां दे रखा है, वास्तव में टर्मिनल वोल्टेज भी आ जाएगी। अब अपन करंट कैसे फाइंड करें, बहुत ही सरल, बहुत ही आसान है। जब अपन सेलों का संयोजन पढ़ते हैं तो एक सूत्र हमें याद होना चाहिए वहां से, और वो सूत्र कुछ ऐसा होगा। बैटरी से निकलने वाली धारा I बराबर ये तुल्य विद्युत वाहक बल इक्विवेलेंट EMF, ये बाह्य प्रतिरोध और ये तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। ऐसा सूत्र हमें पता होना चाहिए। सेलों के संयोजन में परिपथ में बहने वाली धारा का सूत्र कुछ इस तरीके से दिया जाता है।
यहां देखिए आप, श्रेणी संयोजन है तो तुल्य विद्युत वाहक बल का मान Ne होगा, एंड यहां सेलों की संख्या है, E यहां एक सेल का विद्युत वाहक बल है। फिर ये कैपिटल आर और ये है तुल्य आंतरिक प्रतिरोध, इसकी वैल्यू भी होगी एन स्मॉल आर। बस वैल्यू पुट करो, एन यहां 6 दे रखा है, ई यहां 2 वोल्ट है, कैपिटल आर 8.5 है, प्लस एन की वैल्यू वही 6 और आर 0.015 ओम। इस तरीके से ये वैल्यू पुट करेंगे तो यकीन करो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये 12 है अपॉन 8.5 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो 0.09 आएगा, और इसको आप सॉल्व करोगे तो यकीन करिए ये 1.4 एम्पियर आएगा। तो बैटरी से निकलने वाली धारा का मान 1.4 एम्पियर होगा। एक बार अपन ऑप्शन पे नजर डालते हैं, यहां धारा 1.3 कैंसिल, 1.3 कैंसिल, मतलब ये दो ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब अगर अपन यहां देखते हैं तो 1.4 एम्पियर यहां है, 1.4 एम्पियर यहां भी है, मतलब इन दोनों में से होगा हमारा कोई एक आंसर। अब क्या पूछा, टर्मिनल वोल्टेज का मान, तो सुनो, टर्मिनल वोल्टेज ये V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई कैपिटल आर, I की वैल्यू यहां 1.4 और R का जो मान दे रखा है वो 8.5, तो 8.5 जब आप सोल्व करोगे यकीन करो इसका मान 11.9 वोल्ट आएगा, और इसका सही आंसर ये डी होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। हमें क्या पता होना चाहिए था, सेलों का संयोजन हमें पता होना चाहिए, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन। ये श्रेणी संयोजन को लेकर के पूछा गया सवाल, और बैटरी से बहने वाली धारा पूछ ली, मतलब परिपथ में बहने वाली धारा पूछ ली, और टर्मिनल वोल्टेज का मान पूछ लिया, जो कि बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर अपन को यह सूत्र पता होता तो। इसी तरीके से कल को अपन को वो समांतर संयोजन की कहानी भी कह सकता है, वो चीज भी हमें आनी चाहिए। मतलब सेलों का संयोजन हमें पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ो, ये सवाल देखो, ये सवाल वास्तव में विभवमापी को लेकर के पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है सुनो, 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी 10 मीटर लंबे विभवमापी के तार से संबंधित कर दी गई है। एक मानक सेल 3.5 मीटर पर संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो संतुलन स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। ऑप्शन आपके सामने है। आरपीएससी द्वारा 2011 में पूछा गया यह सवाल, विभवमापी वाले टॉपिक को लेकर के पूछा गया यह सवाल। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान सा सवाल है ये। आओ समझाता हूं। इसे कुछ यूं देखिए, जो विभवमापी तार पर संतुलित लंबाई होती है उसे अपन स्मॉल एल कह देते हैं। वास्तव में यह समानुपाती होती है तार की लंबाई के, यह पता होना चाहिए। विभवमापी तार की लंबाई अगर आप ज्यादा करोगे तो संतुलित लंबाई भी ज्यादा हो जाएगी। तो संतुलित लंबाई समानुपाती तार की लंबाई, इससे हम यह भी कह सकते हैं L1 अपॉन L2 इक्वल टू कैपिटल L1 अपॉन कैपिटल L2। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या क्या दिया है वो सुनो। L1 मतलब 10 मीटर लंबे विभवमापी के तार से संबंधित है। पहले लंबाई का मान है 10 मीटर, बाद में तार की लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है, तो अब तार की लंबाई कितनी होगी, 12 मीटर। मतलब 10 प्लस 2 ये 12 मीटर। पहले संतुलित लंबाई कितनी थी, 3.5 मीटर। 3.5 मीटर या 3.50 मीटर एक ही बात है। और बाद में संतुलित लंबाई एक बार आप ज्ञात कीजिए। हालांकि अपन से
बाद की संतुलित लंबाई नहीं पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है कि संतुलित लंबाई में कितना परिवर्तन होगा। तो एक बार आप L2 पता कर लो, स्मॉल L2 पता कर लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां देखते हैं कि बाद में संतुलित लंबाई कितनी है। L1 यह 3.5, L2 एक बार अपन को फाइंड करना है। यहां 10 तो यहां 12। यकीन करिए जब आप सोल्व करोगे तो L2 इक्वल टू आएगा ये 12 इंटू 3.5 अपॉन 10, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 4.2 मीटर L2 की वैल्यू आएगी। यानी कि बाद में संतुलित लंबाई L2 वो 4.2 मीटर है। ध्यान दीजिए, पहले संतुलित लंबाई 3.5 मीटर, बाद में संतुलित लंबाई 4.2 मीटर। तो परिवर्तन कितना हुआ? एक तो लंबाई में वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है वो देखो, डेल्टा L इक्वल टू L2 माइनस L1, मतलब 4.2 माइनस 3.5, ठीक ठाक लिखो, 4.2 माइनस 3.5, और जब आप इसे सोल्व करते हो तो ये 0.7 मीटर आएगा, और इसका आंसर 0.7 मीटर बढ़ जाएगा। ये सी इसका आंसर होगा। कितना आसान है, बस हमें यह पता होना चाहिए कि विभवमापी तार पर संतुलित लंबाई तार की लंबाई के समानुपाती होती है। तार की लंबाई जितनी ज्यादा करोगे संतुलित लंबाई भी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, यूं समझो आप। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो, आरपीएससी द्वारा 2013 में पूछा गया ये सवाल। ये कार्बन प्रतिरोध पर पूछा गया ये सवाल। आइए देखो सवाल क्या कहता है। यदि किसी प्रतिरोध पर 4 रंग क्रमशः नारंगी, नीला, पीला और सुनहरा है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? वर्ण क्रोड के आधार पर हमें प्रतिरोध बताना पड़ेगा। इसके लिए देखो ये टेबल हमें याद होनी चाहिए। ये टेबल मैं लेके आया हूं आपके लिए। ये टेबल हमें याद होनी चाहिए, ये रंगों का क्रम हमें पता होना चाहिए, और बाकी क्या पता होना चाहिए बता रहा हूं। आओ, हमें वास्तव में ये पता होना चाहिए कि हमें ऐसे रंगों का क्रम देगा। यहां 4 पट्टियां देगा। पहली पट्टी का रंग दिया है इसने नारंगी, दूसरी पट्टी का रंग दिया है यहां नीला, तीसरी पट्टी का रंग दिया है पीला, तो चौथी पट्टी का रंग दिया है इसने सुनहरा। हमें क्या पता होना चाहिए? पहले रंग और दूसरे रंग से सार्थक अंक पता होना चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर पता होना चाहिए। पहले रंग और दूसरे रंग के लिए सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं। तीसरे कलर के लिए गुणन या गुणक या मल्टीप्लायर लिखते हैं, और चौथे कलर के लिए टॉलरेंस यानी कि सह्यता लिखते हैं। आओ देखो बताता हूं। पहला रंग नारंगी रंग, इसके लिए पहला सार्थक अंक देखो, नारंगी रंग के लिए सार्थक अंक 3, तो आपको यहां 3 लिखना होगा। दूसरा रंग है नीला रंग, दूसरे रंग के लिए भी, दूसरी पट्टी के लिए भी सार्थक अंक ही काम में लेते हैं, तो नीले रंग के लिए सार्थक अंक 6 होगा, लिख दिया। तीसरा रंग है पीला रंग, और पीले रंग मतलब तीसरे रंग के लिए, तीसरी पट्टी के लिए अपन मल्टीप्लायर पता करते हैं, गुणक पता करते हैं। आइए सर, पीला रंग कहां है? येलो, इसके लिए जो गुणक रहेगा वो 10 की पावर 4 रहेगा। और चौथी पट्टी है सुनहरा यानी कि गोल्ड, और गोल्ड के लिए अपन सह्यता पता करते हैं, टॉलरेंस पता करते हैं, तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस आता है ±5%। अब प्रतिरोध का मान कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। आप भाई साहब थोड़ा ठीक हो जाइए। तो प्रतिरोध का मान कुछ ऐसे लिखा जाएगा, R इक्वल टू 3 यहां रखो, 6 यहां रखो, अब ये मल्टीप्लायर 10 की पावर 4 और ±5%, इसका प्रतिरोध इतने ओम होगा। आप ऑप्शन देख लीजिए, 36 गुणा 10 की पावर 4,
36 गुणा 10 की पावर 4, 36 गुणा 10 की पावर 4, 36 गुणा 10 की पावर 4, ये तो तीनों में आ गया। फिर प्लस माइनस 5%, तो देखो प्लस माइनस 5% यहां है, ये सही है, बाकी 10% गलत, 20% गलत। एक तरीके से अगर इन तीनों में अपन को छांटना होता तो अपन बिना पेन उठाए भी बता सकते थे। वो कैसे? बस हमें यह पता होना चाहिए कि जो टॉलरेंस है गोल्ड के लिए 5%, सिल्वर के लिए होता है 10% और कलरलेस के लिए होता है 20%। तो यहां उसने सुनहरा दिया है, मतलब गोल्ड दिया है, तो प्लस माइनस 5% ही आना था। आप आइडिया लगा सकते थे कि वास्तव में अगर यहां सुनहरा है तो ये बी और सी वाला तो नहीं होगा। बस एक थोड़ा सा डाउट यहां हो सकता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता है, यहां 36 गुणा 10 की पावर 4 की जगह कुछ और दे देता तो फिर हमारा आंसर डी हो सकता था। बाकी अगर इन तीनों की बात करें तो अपन को पेन ही नहीं उठाना था, बस अपन सुनहरा देखते और प्लस माइनस 5% वाले को टिक करते। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। चलो आगे बढ़ो। अब ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2013 में पूछा गया सवाल, ये मीटर सेतु को लेकर के पूछा गया सवाल, जहां अपन WSB का प्रिंसिपल पढ़ते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत पढ़ते हैं, वहीं उसका एक अनुप्रयोग आता है। WSB का एक अनुप्रयोग एप्लीकेशंस में पढ़ते हैं, मीटर ब्रिज। आओ देखो क्या होता है मीटर ब्रिज में और सवाल क्या पूछा है। मीटर सेतु के प्रयोग में जब X प्रतिरोध अन्य प्रतिरोध Y जो कि X से बड़ा है से संतुलित किया जाता है तो एक सिरे से संतुलन लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। जब 4X प्रतिरोध को Y प्रतिरोध से संतुलित किया जाता है तो इसी सिरे से नई संतुलित लंबाई क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है, 40 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। आओ देखो, इसके लिए कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, मीटर ब्रिज के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट अपन सी लेते हैं, ये प्रतिरोध X, ये प्रतिरोध Y, यहां गैल्वेनोमीटर होता है और ये संतुलित लंबाई लेते हैं L। मीटर ब्रिज में यहां से लेकर यहां तक की जो ये डिस्टेंस है वो 1 मीटर होती है, मतलब 100 सेंटीमीटर होती है। तो अगर यहां से यहां तक की लंबाई L है तो ये वाली लंबाई 100 माइनस L होगी। हाँ, नीचे अपन बैटरी वगैरह से जोड़ सकते हैं, वो मैं नहीं ले रहा हूं आज। प्लस माइनस आप की भी ले सकते हो, सारी कहानी वो अलग है। पर अब देखो ये क्या कह रहा है पर देखो ये क्या बोल रहा है। वो कहता है कि मीटर सेतु के प्रयोग में जब X प्रतिरोध अन्य प्रतिरोध Y से संतुलित किया जाता है, इस X को Y से संतुलित किया जाता है तो संतुलित लंबाई 20 सेंटीमीटर प्राप्त होती है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से ये 80 सेंटीमीटर होगी। तो एक बार X और Y में संबंध पता कर लो। वैसे तो WSB के सिद्धांत से, प्रिंसिपल से हमें पता होना चाहिए P/Q इक्वल टू R/S, लेकिन आप कुछ सीधा रास्ता अपनाओ और सीधा रास्ता यह है कि संतुलन की स्थिति में इसका गुणन इसके गुणन के बराबर होता है। मतलब Y गुणा 20 सेंटीमीटर बराबर X गुणा 80 सेंटीमीटर, X इंटू 80 सेंटीमीटर, और आप काटापीटी करोगे इधर ये 4 आएगा, Y बराबर वास्तव में 4X आ जाएगा। मतलब इस Y की वैल्यू है 4X, ये ध्यान रखना है। ये हमें पता लगा पहली कंडीशन से। अब बाद में क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है जब 4X प्रतिरोध को Y प्रतिरोध से संतुलित किया जाता है, मतलब यहां X के बजाय ये कहता है कि यहां 4X रख दिया गया है, तो ये संतुलित लंबाई कितनी होगी? तो जरा सोचो, यहां 4X रख दिया गया, यहां Y है जिसकी वैल्यू पहले से ही 4X के इक्वल है, मतलब ये दोनों प्रतिरोध बराबर हैं, तो ये दोनों लंबाइयां भी बराबर होंगी। और ये दोनों लंबाइयां बराबर हो इसके लिए जरूरी है
कि ये दूरी भी 50 सेंटीमीटर हो, तो ये वाली दूरी भी 50 सेंटीमीटर हो, मतलब संतुलित लंबाई का मान 50 सेंटीमीटर आएगा और यही इसका आंसर होगा। कहो भाई साहब आप, यही इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। मतलब हमें क्या करना है, पहले उसने x और y दिया और कहा कि संतुलित लंबाई 20 सेंटीमीटर पर प्राप्त होती है, तो इधर 20 सेंटीमीटर, इधर 80 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें पता लगा कि y इक्वल टू 4x है, मतलब y की वैल्यू 4x के इक्वल है। अब क्या बोला है कि वहां x के स्थान पर 4x को रख करके y से संतुलित किया जाता है, तो संतुलित लंबाई क्या होगी। तो सोचो यहां भी 4x, ये पहले से 4x है, मतलब ये दोनों प्रतिरोध बराबर, तो ये दोनों लंबाइयां भी बराबर होनी चाहिए। तो अगर टोटल लंबाई 100 सेंटीमीटर है तो 50 सेंटीमीटर ये, 50 सेंटीमीटर ये, किसी भी तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो और ये सारा कॉन्सेप्ट भी हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ो, ये सवाल देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया था। देखो सवाल क्या कहता है, अरे बहुत ही सरल, मतलब प्रतिरोधों के संयोजन को लेकर के पूछा गया सवाल। ये तो 9th क्लास का जो बच्चा है वो सॉल्व कर दे इसको। तो आओ देखो समझाता हूं। यहां देखो ये कहता है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध बताओ। तो यहां ये 4 और 6 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध बन जाएगा 10 ओम। फिर ये 10 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम, ये एक दूसरे के पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, क्योंकि ये देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट समान विभव पर है, क्योंकि यहां कोई प्रतिरोध नहीं दे रखा है। तो जो प्रतिरोध नहीं है तो इन दोनों पॉइंटों को एक ही बिंदु पर माना जा सकता है। ओके, तो फिर ये 10 और इनका जो तुल्य बना ये 10, ये तीनों समांतर क्रम में होंगे। और हमें ये पता होना चाहिए कि अगर 3 प्रतिरोध हैं, ये R, ये भी R, ये भी R, तीनों समांतर क्रम में हैं, तो R इक्विवेलेंट आएगा R/3। ऐसे n प्रतिरोध समांतर क्रम में होते तो आंसर आता R/n। अब यहां ये 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम तीनों समांतर क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा 10/3 ओम। यही हमारा आंसर होगा। यहां कह सकते हैं R की वैल्यू 10 है तो 10/3 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा सवाल, सरल सा सवाल समझ में आ ही गया होगा। अब इस सवाल को देखो, ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2015 में पूछा गया है और ये सवाल भी विभवमापी को लेकर के पूछा गया है, लेकिन बहुत सरल सवाल है ये। देखो क्या है, विभवमापी प्रयोग में श्रेणी क्रम में जुड़े 2 सेल तार की 8 मीटर लंबाई पर संतुलित होते हैं। यदि निम्न विद्युत वाहक बल के सेल के सिरों से कनेक्शन उलट देते हैं तो संतुलित लंबाई 4 मीटर प्राप्त होती है। दोनों सेलों में विद्युत वाहक बलों का अनुपात क्या होगा, यह अपन से पूछा जा रहा है। आओ देखो मैं समझाता हूं क्या कह रहा है ये। पहले दोनों सेल श्रेणी क्रम में इस तरीके से जुड़े हैं, प्लस माइनस, और इसका विद्युत वाहक बल आप E1 ले लो, इसका विद्युत वाहक बल E2 ले लो, संतुलित लंबाई L1 ले लीजिए। अब क्या कह रहा है, देखो ये स्थिति है A, अब स्थिति आती है B। आज कहता है किसी एक सेल का टर्मिनल बदल दिया जाता है और उसका बदल दिया जाता है जिसका विद्युत वाहक बल कम है, तो संतुलित लंबाई L2 प्राप्त होती है। तो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात बताओ। जब अपन विभवमापी पढ़ते हैं तो हमें यहां से ये पता होना चाहिए कि इनका तुल्य विद्युत वाहक बल आएगा E1 प्लस E2 और वो समानुपाती है L1 के। इनका तुल्य विद्युत वाहक बल E1 माइनस E2 होगा और वो समानुपाती होगा L2 के। और इन्हें लिखा जा सकता है E1 प्लस E2 अपॉन E1 माइनस E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2। और इसे गणित के सूत्र से लिखा जा सकता है E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। बस आपका आंसर आ जाएगा। L1 है यहां 8, L2 है यहां 4, ये 8 माइनस 4 यकीन करिए 12/4 और इसका आंसर आएगा
3:1। और इसका आंसर देखो 8 और 4 12, बहुत बढ़िया, 8 में से 4 गया तो 4, तो 12/4 यानी कि 3:1। इसका आंसर वास्तव में बी होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, बस ये बात हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो, आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल क्या कहता है सुनो। दिए गए चित्र के परिपथ में 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न शक्ति का अनुपात क्या होगा? 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम, इनके सिरों पर उत्पन्न शक्ति का अनुपात क्या होगा? आओ देखो बताता हूं। वास्तव में हमें शक्ति का यह सूत्र पता होना चाहिए, P = I²R। ठीक है, तो हमें यह पता होना चाहिए। और यह पूछा जा रहा है 1 ओम पर शक्ति, दूसरे ओम पर शक्ति, तो तीसरे ओम पर शक्ति। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इन प्रतिरोधों पर शक्ति का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, यहां ये बहने वाली धारा उसने आई दी है। अब प्रतिरोध तो हमें दे रखा है, बस धारा का मान हमारे पास नहीं है। तो ध्यान से सुनो, इसने जो ये धारा दी है ना, इसको तो भूलो, वो देता है उसे देने दो। हम अपने तरीके से बात करेंगे, और अपना तरीका क्या है? जहां प्रतिरोध आधा वहां धारा दुगनी, जहां प्रतिरोध दुगना वहां धारा आधी। ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो ये 1 ओम है और ये 2 ओम है। अगर इस 2 ओम में बहने वाली धारा का मान I है, तो यकीन करो 1 ओम में बहने वाली धारा का मान 2I होगा। प्रतिरोध आधा तो धारा 2 गुनी। तो अपने मन से हमने यहां धारा I ले ली, तो फिर यहां धारा अपने आप ही 2I आपको लेना ही पड़ेगा। ये I, ये 2I, तो इसमें बहने वाली धारा का मान आपको 3I लेना पड़ेगा। और ऐसा अपन ले सकते हैं। इस धारा को बांट बांट के आप सोल्व करो, आसान नहीं होगा, वैसे करना भी नहीं है। हम अपने तरीके से धारा की वैल्यू अपन खुद पुट कर सकते हैं। ठीक, चलो आओ। अब देखो 1 ओम पर शक्ति वही I²R। I कितना है यहां पे? 2I, इसका स्क्वायर, और प्रतिरोध कितना भाई? 1 ओम। अनुपात यहां 2 ओम पर आ जाओ, धारा का मान है I, तो I², प्रतिरोध का मान है 2 ओम, तो यहां 2 लिख दीजिए। ये देखो शक्ति बराबर I²R। 3 ओम पर आओ, धारा का मान कितना? 3I, तो यहां 3I का होल स्क्वायर, और प्रतिरोध कितना है? 3 ओम। बस हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत आसान सा सवाल है, ये मुश्किल नहीं है, बस हमें इस प्रकार का बंटवारा करना आना चाहिए। तो जब अपन यहां सोल्व करते हैं तो ये 4:2:27 आएगा, और इसका सही आंसर वास्तव में बी वाला होगा। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान। आगे बढ़िए। अब इस सवाल को देखो, आरपीएससी द्वारा 2018 में पूछा गया सवाल। 12 प्रतिरोधों वाले एक घनाकार नेटवर्क जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध 2 किलो ओम है का विकिरणतः विपरीत कोणों A तथा H के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मतलब घन के विकर्ण के मध्य A और H के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो घन के विकर्ण के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान जो आता है, जो सूत्र हमें याद होना चाहिए, ये प्रतिरोध स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r इस तरीके से ले सकते हो। तो वास्तव में यहां जो R इक्विवेलेंट आएगा वो भी कहां? विकर्ण के मध्य, वो आएगा 5/6 और स्मॉल r। अब ये 5/6 और यहां प्रतिरोध दे रखा है, प्रत्येक प्रतिरोध का मान दे रखा है 2 किलो ओम, तो यहां ये 2 किलो ओम। काटा पीटी होगी, इसका आंसर आएगा 5/3 किलो ओम, 5/3 किलो ओम, और आंसर हमारा ए होगा। घन वाले सवालों को लेकर के हमें कुछ बातें और भी पता होनी चाहिए। वो क्या है, चलो मैं बता ही देता हूं आपको। अगर हमें वो ए और जी के बीच में पूछता, मतलब एक फलक के विकर्ण के मध्य पूछता, तो आंसर क्या होता? वो हमें ए और बी के बीच में पूछता तो आंसर क्या होता? ये भी हमें पता होना चाहिए।
और घन के विकर्ण के मध्य पूछा है तो क्या होता, वो तो पूछ ही लिया। तो सर आप ध्यान दीजिए, एक तो अपन से आर ए और एच पूछा जो 5/6 स्मॉल आर, याद रखें। दूसरा आर ए और जी के बीच में पूछता, ए और जी मतलब किसी एक फलक के विकर्ण के मध्य ए और जी पूछ लेता, ए और डी पूछ लेता, ए की बात है, ए और एफ पूछ लेता, ए की बात है, और इसका आंसर आता 3/4 स्मॉल आर। तीसरा, अगर किसी एक भुजा के मध्य पूछता ए और ई के बीच में, ए और बी के बीच में, कुछ भी कहो, लो आर ए और बी कह देता हूं, इसका आंसर आता 7/12 और स्मॉल आर। ये हमें याद होनी चाहिए। ये ऊपर वाला क्या है, घन के विकर्ण के मध्य, ये वाला एक फलक के विकर्ण के मध्य, और ये वाला एक भुजा के दो बिंदुओं के मध्य। ये तीनों बातें हमें पता होनी चाहिए। यहां स्मॉल आर की वैल्यू दे देगा और बाकी कोई भी वैल्यू अपन से पूछ लेगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। इन्हें, ये जो मैंने यहां लिखा है, इन्हें आपको याद करना है, रटना है, समझो, एमटीआर करना है। ऐसा नहीं है कि ये कैसे आएगा हम बता नहीं सकते, पर टाइम लगेगा, उसका मतलब भी कोई नहीं है। जो जीता वो सिकंदर। आपको याद रखना, मतलब याद रखना। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो। ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2022 में पूछा जा चुका है। सवाल क्या है, पढ़ते हैं। दो बैटरियां जिनके विद्युत वाहक बल E1 व E2 हैं कि धनात्मक टर्मिनल परस्पर जुड़े हैं। यहां E2 ज्यादा है E1 से। इनके ऋणात्मक टर्मिनलों को जोड़कर परिपथ पूर्ण किया जाता है। यदि प्रत्येक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तो विद्युत वाहक बल E1 वाली बैटरी में विद्युत ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होगी। विद्युत ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर मतलब ऊर्जा में परिवर्तन की दर मतलब पावर यानी कि शक्ति पूछा गया है। आओ देखो, एक बार अपन डायग्राम बना लेते हैं, सुनना ध्यान से। एक सेल आप यहां ले लीजिए और दोनों के धनात्मक टर्मिनल जुड़े हैं, तो कुछ इस तरीके से लीजिए आप। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ऐसा करो, इसे आप E2 कह दो, इसे आप E1 कह दो। E2 ज्यादा है E1 से। परिपथ पूर्ण कर दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर। सबसे पहले ये पता करो कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। तो परिपथ में बहने वाली धारा तुल्य विद्युत वाहक बल अपन तुल्य प्रतिरोध। यहां तुल्य विद्युत वाहक बल का मान होगा E2 माइनस E1 और तुल्य प्रतिरोध का मान होगा R प्लस R मतलब 2R। समीकरण नंबर 1। एक बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि धारा का मान यह है। अब क्या पूछा, विद्युत वाहक बल E1 वाली बैटरी में विद्युत ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर मतलब पावर पूछ रहा है। तो आप देखिए, शक्ति P बराबर E इंटू आई, हमें पता होना चाहिए P बराबर VI, हमें पता होना चाहिए I स्क्वायर R, हमें पता होना चाहिए V स्क्वायर अपॉन R। तो आज हमें क्या लेना है, V इंटू आई। आज हमें क्या लेना है, विद्युत वाहक बल E1 और I1, बल्कि धारा तो I रहेगी। बस P इक्वल टू E1 रहने दो और धारा की वैल्यू E2 माइनस E1 अपॉन 2R ये पुट कर दो और यही हमारा आंसर होगा। और हमारा आंसर यहां वास्तव में D वाला होगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान। बस हमें क्या करना था, परिपथ में धारा की वैल्यू पता करनी है और फिर E1 सेल पर शक्ति का मान पता करना है। हमें पता करना है कि विद्युत ऊर्जा की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होगी, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन की दर क्या होगी, मतलब पावर क्या होगी, और पावर की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी और आंसर हमारा डी होगा। आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो। यह सवाल आरपीएससी द्वारा 2022 में पूछा जा चुका है। सवाल क्या है, दो बेलनाकार चालक ए तथा बी समान पदार्थ के हैं तथा लंबाई के हैं, मतलब दोनों एक ही पदार्थ के हैं, लंबाई बराबर है। चालक ए 1 मीटर व्यास का ठोस है जबकि चालक बी 1 मीटर आंतरिक व्यास तथा 2 मीटर बाह्य व्यास की एक खोखली नली का है। इनके प्रतिरोधों का अनुपात मतलब पहले तार के लिए और दूसरे तार के लिए प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। पहले चालक के लिए
दूसरे बेलनाकार चालक के लिए प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। सवाल क्या है सुनो। देखो सवाल ये कह रहा है कि एक तो 1 मीटर व्यास का मतलब ये जो डायमीटर है वो 1 मीटर है। 1 मीटर व्यास का ठोस चालक है और दूसरा जो दिया है वास्तव में कहता है कि आंतरिक व्यास तो 1 मीटर का है और बाह्य व्यास 2 मीटर का है। मतलब ये तो 2 मीटर व्यास है, जबकि ये जो आंतरिक व्यास है वो 1 मीटर का है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ इस तरीके से होगा। तो ये दो चालक दे दिए, एक ही पदार्थ के बने हुए हैं, लंबाई बराबर है और इनके लिए प्रतिरोधों का अनुपात पूछ रहा है। आओ देखो, हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन ए होता है। यहां ये विशिष्ट प्रतिरोध है जो दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि ये तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है। ये दोनों के लिए बराबर, लंबाई भी दोनों के लिए बराबर। तो हम कह सकते हैं कि R समानुपाती होगा 1 अपॉन ए, और ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया है, यूं समझो। इसे हम ये भी कह सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल टू A2 अपॉन A1, ये भी कह सकते हैं। अब तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप एक सीधा सा तरीका देखो। सपोज करो कि अगर इसका एरिया A है, ध्यान दीजिए, इसका एरिया अगर A है तो ये जो अंदर वाला खोखला भाग है इसका एरिया भी A ही रहेगा। तो जो बाहर वाला पूरा देख पा रहे हो इसका एरिया 4A होगा, क्योंकि इस बाहर वाले की रेडियस त्रिज्या इस अंदर वाले से दुगनी है। तो त्रिज्या दुगनी होने पर एरिया क्या होगा? 4 गुना होगा। अब इसका पूरा एरिया है 4A, अंदर वाले का एरिया है A, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया आप देख पा रहे हो ना, जहां से करंट जा रही है, वो हो जाएगा 4A माइनस A, मतलब 3A। कितना आसान है यार। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये है 3A, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A। कैंसिल करो, 3:1 आएगा। आपको इनकी वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं है, बस वहां दिमाग लगाओ और सोचो। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इस अंदर वाले खोखले भाग का भी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जहां से करंट नहीं जा रही है उसका एरिया A है। बाहर वाले भाग की देखें और पूरा अगर अपन बात करें तो पूरा जो एरिया होगा वो 4A होगा। करंट कितने एरिया से पास होगी? 4A माइनस A, मतलब 3A, इतने एरिया से पास होगी। बस यही अपन ने वैल्यू पुट की है और इसका आंसर आ जाएगा 3:1, मतलब इसका आंसर डी होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ो, बाकी आप अपने तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे, चलो बताता हूं। इसका आप एरिया लीजिए, A इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको लेना है पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट करो और आंसर प्राप्त करो। इसका आंसर एक बार फिर तीसरा ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इस सवाल को देखो। ये सवाल आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछा जा चुका है। सवाल क्या है, पढ़ो। अच्छा सवाल है ये। चित्र में समांतर क्रम में जुड़े n प्रतिरोधकों प्रत्येक R का एक व्यू है। एक प्रतिरोध R तथा एक आदर्श बैटरी के श्रेणी क्रम में जुड़ा है। सवाल आप खुद भी पढ़ते रहिए। यदि एक अन्य समान प्रतिरोधक R को इस समांतर व्यू के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है तो बैटरी द्वारा धारा 1.25% से परिवर्तित हो जाती है। n का मान क्या होगा? देखिए ये सवाल क्या कह रहा है। ये कहता है कि यहां समांतर क्रम में ये n प्रतिरोध ये जुड़े हुए हैं और फिर ये पूरा कॉम्बिनेशन इस R के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा है, और यहां एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल आप E ले लीजिए, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध का मान 0 है, क्योंकि वो कहता है कि आदर्श बैटरी से जुड़ा है। आदर्श बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है। ठीक, अब क्या कहता है
कि ये जो समांतर क्रम में जो प्रतिरोध आप देख रहे हो, इनके समांतर क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए, समान मान का, समान वैल्यू का एक प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए, एक तार और जोड़ दिया जाए, तो बैटरी द्वारा धारा 1.25% से परिवर्तित हो जाती है। एन का मान क्या होगा? आओ देखो क्या कहना चाहता है। कुछ बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, थोड़ी देर पहले अपन ने बात भी की है, बिल्कुल आसान है ये। तो पहली स्थिति में देखो, मान लो पहले बहने वाली धारा का मान आप I1 ले लो, और यहां बहने वाली धारा का मान, ये तब की बात है जब आपने ये R प्रतिरोध नहीं जोड़ा है। तो जब नहीं जोड़ा है तब सुनना, ये R प्रतिरोधों का समांतर संयोजन है, इनका तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो R/N आएगा, वो R/N आएगा। फिर ये R इसके श्रेणी क्रम में है, तो पता है ऐसे केस में बहने वाली धारा की जो वैल्यू है I1 वो होगी E/R प्लस R/N, इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा क्या बोल रहा है वो सुनो। दोबारा कह रहा है कि भाई ये जो N प्रतिरोध जोड़े हैं ना, इनके भी समांतर क्रम में एक प्रतिरोध और जोड़ दिया गया है। तो पता करो कि अब धारा कितनी होगी। अब धारा की वैल्यू I2 इक्वल टू वही E/R प्लस R, N नहीं लेना है, N+1 लेना है। पहले कितने प्रतिरोध थे? N, आज कितने हो गए? N+1, यानी कि एक प्रतिरोध और बढ़ गया। तो आज वैल्यू हो जाएगी वास्तव में कुछ ऐसी, R/N+1, और ये इक्वेशन नंबर 2। पर इसने दिया क्या है वो सुनो। इसने दिया है कि धारा के मान में 1.25% का परिवर्तन हो जाएगा, मतलब I2 माइनस I1 अपॉन I1 गुणा 100%। यह है धारा के मान में प्रतिशत परिवर्तन, और वो हो रहा है 1.25%। ठीक है, इसे हम और आगे सोल्व कर सकते हैं। इसे सोल्व कर सकते हैं I2 अपॉन I1 माइनस 1 इक्वल टू, प्रतिशत से प्रतिशत को कैंसिल कर दो और आप 100 का भाग दोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आएगा 0.012 और 5। फिर आपको लिखना होगा I2 अपॉन I1, ये 1 आकर के ऐड हो जाएगा 1.0125। I2 आपके सामने है, I1 आपके सामने है, इसे E कैंसिल हो जाएगा, R को कॉमन लेकर K कैंसिल कर देना, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी और N की वैल्यू आपको यहां 8 प्राप्त होगी, और इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। अब इस सवाल को देखो, यह सवाल 2025 में पूछा गया सवाल है। बहुत सरल, बहुत ही आसान है, बस हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आओ देखो बताता हूं। यह कहता है दिखाए गए निम्न नेटवर्क में A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। A यहां, B यहां, इनके मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो देखो यहां से सॉल्व करते हुए चलते हैं। वो देखो 4 और 2 ये श्रेणी क्रम में है, तुल्य प्रतिरोध का मान 6 ओम होगा। ठीक, ये 6 इस 3 के समांतर क्रम में होगा, तो तुल्य प्रतिरोध का मान 2 ओम होगा। ये कहां से आया? जब 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आएगा। वो कैसे? हमें पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान दो प्रतिरोधों के लिए ऊपर गुणा किया जाएगा तो नीचे जोड़ा जाएगा। आज यहां 3 गुणा 6, 3 प्लस 6, यकीन करो ये 18/9, और इसका आंसर आया 2 ओम। तो ये 6 है और ये 3 है, इनका तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आया। फिर 4 और ये 2 एक बार फिर श्रेणी क्रम में होंगे, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा एक बार 6 ओम आएगा। फिर ये 6 और ये 3 एक बार फिर समांतर क्रम में होंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आएगा। फिर ये 2 और ये 4 ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे और इनका आंसर 6 ओम आएगा। बहुत सरल, बहुत ही आसान, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमें। ठीक है, क्या किया एक बार और अगर मैं आपको बताऊं तो सुनो।
यहां देखिए, ये श्रेणी क्रम में 6 ओम, 6 और 3 एक दूसरे के समांतर क्रम में तो आया 2 ओम, 4 और 2 फिर श्रेणी क्रम में तो आया 6 ओम, 6 और 3 एक बार फिर समांतर क्रम में तो आया 2 ओम, 4 और 2 एक बार फिर श्रेणी क्रम में तो आया 6 ओम। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान।